हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिस एस्पिरेंट चैनल। आज हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 10, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के फंक्शंस के रिगार्डिंग चीज़ों को। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास टुडे एट अ वेरी हाई ऑन अ वेरी हाई नोट, है ना। और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं हमारी टेंशन भी बढ़ते जाती है, नर्वसनेस काफ़ी पीक होता है, बट बहुत ही नॉर्मल है। आई नो बोलना इजी है, बट यस बिलीव मी, ये चीज़ें आएंगी और सम हाउ मतलब सोनर और लेटर यू हैव टू फेस इट, राइट। बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, है ना। टफर दे लुक इजियर दे फॉल। एटलीस्ट अपना ट्राई तो कर सकते हैं ना। वॉट इज इन योर हैंड, इट इज़ योर एफर्ट्स। यही आपके पास है, आप यही कर सकते हो। यू कांट हैव द प्लानिंग रिगार्डिंग द थिंग्स विच इज इन नॉट इन योर हैंड। सिंपल सी बात है। तो जो चीज़ है वही करेंगे अपन लोग, राइट। ठीक है। और यार देखो, ये जो प्रोसेस है ना, इट्स जैसे सबको ही बोलते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। मैराथन में चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली करनी होती है। आपको एक बार में पीक नहीं लेना होता है। यू हैव टू लाइक मेक इट ग्रेजुअल प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एज मच एज पॉसिबल, है ना। और सी, एंजॉय दिस जर्नी यार। मतलब एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल हैव समथिंग जहाँ पे आपने चीज़ें स्टार्ट करी होंगी और जहाँ पे आप होंगे वो बहुत ही डिफरेंट होगा। तो इस जर्नी को भी वैल्यू करने, एंड इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ द परस्यूट ऑफ लाइक achieving something, don't forget the role of your stakeholders, don't forget the role of your parents, the role of your friends, the role of your teachers. It is very important to give them due credit as well, right? चलो ठीक है, इसी स्टार्ट करते हैं, इस क्लास पे स्टार्ट करेंगे। ओके, आरबीआई एंड फंक्शन। 1935 एक ऐसा साल जब आरबीआई का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को एक स्टैट्यूटरी बेसिस के आधार पे हम ऑपरेशनलाइज करते हैं। एक कमीशन बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन वही कमीशन था जिसने आरबीआई के फाउंडेशन की नींव रखी, आरबीआई की फाउंडेशन रखी, ठीक है। एंड उसी बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कानून पारित किया गया और उसके आधार पे हमें दिखता है आरबीआई। आरबीआई क्या है? आरबीआई किसी भी देश की जैसे एक सेंट्रल बैंक अथॉरिटी होती है ना, वैसे आरबीआई भारत की एक सेंट्रल बैंक अथॉरिटी है जो जनरली भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, भारत में इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ में काम करती है। लेकिन सेंट्रल बैंक जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना नहीं है। ये लगभग आपको 1940s के आसपास दिखाई देता है, जब द ग्रेट डिप्रेशन हुआ और उसके बाद से चीजें जब ट्रांसफॉर्म होने लगी। उस बेसिस पे, उस कॉन्टेक्स्ट में वी स्टार्टेड टू नोइंग अबाउट टू गेटिंग नो अबाउट द सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। इसी अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि आपको पता है आरबीआई के जो पहले चीफ थे या गवर्नर थे वो कौन थे? एनीवन, एनी गेसेस? आप कमेंट में कर सकते हो, बट स्टिल आई विल गिव द नेम। ही वाज द ऑबसॉन स्मिथ। ऑबसॉन स्मिथ, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। सेकंड, अब जो क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई के ऐसे गवर्नर जो कि पहले इंडियन थे, ही वाज द सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, राइट, सीडी देशमुख। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बताता हूं मैं आपको। इवन द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वॉज द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड आई थिंक ही वॉज द 15th गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इंटरेस्टिंगली, अब आपको ही पता है कि मनमोहन सिंह का रोल क्या रहा है भारत में, चाहे वो एलपीजी के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के उस फाइनलाइजेशन वाले प्रोसेस में हो। तो यस, ही हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट स्टॉलवर्ड, ही वॉज अ ग्रेट साउंड स्टॉलवर्ड ऑफ द नेशन। एंड लाइक अभी उनका रिसेंटली डेथ भी हो गया। तो बस इट वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री। ओके, मूविंग अहेड। तो बैंक का फंक्शन क्या है? बैंक का फंक्शन, पहले तो ये सारी इनकी फॉर्मेशन की बात की गई। उसके बाद आरबीआई की जो फंक्शनिंग है ना, उसे हम दो एक्ट के थ्रू मतलब डिराइव करते हैं। उसका पावर जो है वो दो एक्ट के थ्रू डिराइव होता है। एक गवर्नमेंट ऑफ, जो आरबीआई ने जो एक्ट बनाया, यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और जो सेकंड था वो था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, राइट। ठीक। अब सबसे इंटरेस्टिंग फीचर मैं बताता हूँ आरबीआई के, कि यार जब इसका इंसेप्शन हुआ ना, तभी से इसका जो मेन मकसद था वो डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में था।
यानी कि एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में या फिर जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उन्हें लोन देने के लिए, उनके क्योंकि उनका ही रोल बहुत बड़ा क्रिटिकल था भारत के डेवलपमेंट के फेज को इनिशिएट करने के लिए या भारत के डेवलपमेंट को और ट्रिगर करने के लिए। तो आरबीआई वाज नॉट जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी अथॉरिटी, बट इसका जो रोल था वो डेवलपमेंट में ज्यादा ही सेंटर्ड था, ठीक है। और लेकिन जैसे ही हमने फिर 1991 में एक ग्लोबलाइजेशन वाली रास्ते को अपनाया एंड वी व्हेन ओपन द इकोनॉमी, तो उस केस के बाद रिजर्व बैंक का जो फोकस है वो कंप्लीटली फिर से अपने उस कोर वैल्यू पे आ चुका है। कोर वैल्यू क्या है? लोन फैसिलिटीज देना, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, डिपॉजिट्स करना, इंश्योरेंस करना। तो ये सारी चीजें जो उसकी कोर वैल्यू है, कोर फंक्शनिंग है, उस पर आ गया, ठीक है। ओके, अब आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो क्या रहा है? हम बैंक के नोट्स को रेगुलेट करते हैं, हम रिजर्व्स को रखते हैं, हम मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं और हम प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ हमारा क्या मकसद है कि इकोनॉमिक फंक्शनिंग अच्छे से हो, यानी कि बहुत ब्रॉडर अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो अल्टीमेटली देश की जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना, बैंक के नोट्स को इशू करना, मॉडर्न एक अच्छी साउंड पॉलिसी बनाना, है ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे, ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत है। अब इस पूरे फंक्शनिंग को करने के लिए आरबीआई के जो पूरे अफेयर्स है उसके लिए हमने एक बोर्ड बनाया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैक्सिमम 21 इसमें लोग होते हैं, जिसमें गवर्नर भी इंक्लूडेड होते हैं, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड का पार्ट होते हैं। इसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ लोग गवर्नमेंट से भी अपॉइंटेड होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जो एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स के लिए, वहां से भी लोग आते हैं। फिर भारत के आईआईएम से भी कुछ लोग आते हैं। तो आरबीआई जो है जनरली एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, इसे हम मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर इसके एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब जो अपॉइंटेड होते हैं, उनका जो कार्यकाल है इट इज अ पीरियड फॉर द 4 years, ठीक है। अभी कौन है? ही इज संजीव खन्ना, नहीं संजीव खन्ना है क्या नाम, मैं नाम से इनका बोल रहा हूँ। अभी संजीव खन्ना नहीं, संजीव खन्ना तो शायद ही इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दिस, अब मैं बता दूंगा, ठीक है, आपको देख के बता दूंगा कौन है, दिमाग से उतर गया। खैर चलिए अब देखते हैं आरबीआई का जो फंक्शन है वो क्या क्या है। आरबीआई सबसे पहली एक मॉनेटरी मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस पूरे आरबीआई का वह है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आरबीआई नोट्स इशू करती है ना, रिजर्व्स को रखती है और साथ ही साथ मॉनेटरी स्टेबिलिटी को भारत में अच्छे से काम करती है। अब हाँ, ये हमने इसको डिटेल में पिछले वाली क्लासेस में देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है एंड व्हाट इज द रिजर्व क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, एक और मैं समझाता हूँ कि अभी आगे वाले क्लास में मैं समझाऊंगा कि रिजर्व्स में क्या क्या चीज आती है। नेक्स्ट जो है आरबीआई का फंक्शनिंग है वो रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिंपल सा बात है, यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक है बैंकिंग, दूसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक तो वो है जिनका मेन कोर फिलॉसफी बैंकिंग करना है, और ठीक है, जिसको ना बैंक जो है जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग करता है। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली आरबीआई के डायरेक्ट रेगुलेशन के अंदर नहीं आ रहे हैं, और साथ ही साथ जिनका जो रेगुलेशन हो रहा है वो इस एक्ट के तहत नहीं हो रहा है, बल्कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो और साथ ही साथ उनके पास कुछ और रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं इन बैंकिंग के मुकाबले, इन बैंकों के मुकाबले, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा आरबीआई का वो क्या है? हमें आरबीआई जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है ना यार, वो देखो एक ट्रस्ट पे बना है। जिस दिन वो ट्रस्ट टूट जाएगा, जिस दिन वो डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट ब्रेक हो गया ना, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो किसको मिलेगी? वो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को मिलेगी। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने बहुत बार एक प्रूडेंशियल, एक साउंड, एक अच्छी फ्रेमवर्क बनाई है जिसके हम बैंकिंग ऑपरेशंस को इजी कर सके, हम बैंकों को डूबने से बचा सके, है ना। सॉल्वेंसी ऑफ बैंक मतलब लगभग बैंकरप्सी की कगार पे है, ठीक है। अब ये सारे पावर्स अगेन हमने बोला दो ही एक्ट है जो जनरली आरबीआई को पावर देते हैं। जनरली एक और एक्ट आएगा, 3-4 एक्ट और आगे हैं, आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। ऑल राइट, ओके। अब आते हैं कि यार आपने सर बोला कि यार जो बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है,
आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करता है, रीजनल बैंक आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, प्राइमरी डीलर्स आते हैं, ये सब को रेगुलेट करता है। व्हाट इज दिस? हमें पता ही नहीं कमर्शियल बैंक क्या है यार। कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, उनको लाइसेंस चाहिए रहता है अगर अपनी फंक्शनिंग को करना है। लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द आरबीआई टू कमेंस बैंकिंग ऑपरेशंस। उन्हें अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को करने के लिए दे नीड लाइसेंस, ठीक है। लेकिन क्या आपने शिफ्टिंग के लिए, क्या आपने मर्जर के लिए भी, क्या आपने क्लोजर के लिए भी, जो उनके अर्बन ब्रांचेज है यार, उसके लिए भी हमें चाहिए? नहीं। आप अर्बन ब्रांचेज के शिफ्टिंग, मर्जर या क्लोजर के लिए क्यों ही आपको अप्रूवल चाहिए? वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, आप खुद ही कर लो, हमें उतना परेशान मत करो, आरबीआई कहती है। तो हाँ, इसके लिए आरबीआई की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको नया बैंक ब्रांच खोलना है, पॉइंट ये है कि बैंक ब्रांच नया खोलना है और या ब्रांचेस को हटाना है, बंद करना है, ठीक है, इन द लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांचेस, जहां पे ब्रांच पहले से था वहां पे, तो उस केस में भी आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग, मर्जर, क्लोजर के लिए आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको बस लाइसेंस चाहिए। अब यहाँ आरबीआई जो होता है वो रेगुलेट करता है मर्जर, मैल्गमेशन, वाइंडिंग। आपने सुना होगा कि बहुत बार कि भारत में आज मात्र 10 पब्लिक सेक्टर बैंक है, या फिर कुछ बैंक मर्ज कर जाते हैं, कुछ बैंक हट जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये कौन देखता है? इट इज ऑल बाय द आरबीआई, इट इज ऑल सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई बहुत सारी गाइडलाइंस निकालती है। इवन आरबीआई ना ये इंश्योर करती है कि जो भी अपॉइंटमेंट है, टर्मिनेशन है या फिर रीअपॉइंटमेंट है चेयरमैन का या फिर उनके एमडी का, सीईओ का, किनके, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, जनरली कॉमर्शियल बैंक का हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल जो बैंक है उनके यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी भी ये जो देखभाल है ना वो आरबीआई करता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक के अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन या रीअपॉइंटमेंट की बातें वो नहीं करता है, राइट? ओके। तो अब आता है कि मान लो कि अगर आरबीआई को लग रहा है यार कि ये जो बैंक है ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी आरबीआई किसी के साथ मिलकर हटा सकती है? यस, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बैंक कैन सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, मतलब वो हटा सकती है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक पहली बात तो आरबीआई के अंदर डायरेक्टली नहीं आते, ये गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। लेकिन हाँ, इसमें आरबीआई का कुछ रेगुलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ज्यादा रेगुलेशन है, तो ये एक ड्यूअल रेगुलेशन है। पीएसबी जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं, उन्हें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए आरबीआई से काम करने के लिए, और नहीं आरबीआई जो है उसके पास पावर है कि वो पीएसबी के लाइसेंस को रिवोक भी कर सके अगर उसको लाइसेंस कहीं और से मिला भी है, राइट। इवन आरबीआई के पास ये पावर नहीं है कि वो डायरेक्टर्स को हटा सके, अपॉइंट कर सके या सुपरसीड कर सके उनके बोर्ड ऑफ बैंक को। ओके, ये क्लैरिटी आपको रखनी है। तीसरा, हमें पता है कि सीआरआर जो होता है, एसएलआर जो होता है, वो आरबीआई रेगुलेट करती है। लास्ट क्लासेस में देखा हमने कि हाँ भाई ये सब भी रेगुलेट करती है। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट जो होता है कि किस रेट पे आपको एनआरआई को जो आपने अकाउंट खोल के दिया है वहां पे क्या इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, क्या इंटरेस्ट रेट नहीं लगने वाला है, ये सब कौन करता है? ये आरबीआई करता है। रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑन एनआरआई डिपॉजिट्स, ठीक है, लोन पे डिपॉजिट्स, तो इस पे आरबीआई करता है। जनरली अगर आप देखेंगे तो जो हमको लोन मिलता है कि बैंकों से, नॉर्मली बैंक से, तो वो बैंक करते हैं। लेकिन एनआरआई के डिपॉजिट्स पे, लोन्स पे, जो एक्सपोर्ट के लिए आपको लोन चाहिए, उन सब पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आरबीआई डिसाइड करता है, राइट? ओके। साथ ही साथ आपने एक नाम सुना हो, केवाईसी। केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर। बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि कोई इंसान आया, किसी भी गलत तरीके से पैसा कमाया, उसने बैंक में पैसा जमा किया और उस पैसे को कहीं और भेज दिया, तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, एक बहुत बड़ा मनी की लॉन्ड्रिंग हो रही है। यू आर यूजिंग योर मनी जिसको आपने ब्लैक तरीके से कमाया होगा, बट यू आर यूजिंग द लीगल चैनल टू चैनलाइज इट टू द अदर मीन, टू अदर डिपोजिटर, जो कि उसको और कहीं और यूज करने वाला है। यू आर लॉन्ड्रिंग द मनी। तो आपके बारे में हमें इंफॉर्मेशन अगर नहीं पता होगा तो हम आपको ट्रेस कैसे करेंगे? तो टू ट्रेस द पीपल वी नीड टू नो द पीपल, है ना। जब आप नो करोगे, उसको जानोगे, आधार कार्ड जानोगे, उनका पैन कार्ड जानोगे, उनका घर कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, तो उस बेसिस पे यू कैन ट्रेस द पीपल एंड यू कैन लाइक काउंटर दिस मनी लॉन्ड्रिंग। इसलिए केवाईसी इज वेरी लाइक इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें। फिर है कि आरबीआई जो है ना एक अपनी सब्सिडरी बना के रखा है इसने, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या है? एज आई शेड कि आप सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंज्यूमर्स के, सॉरी, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को बचाना। अगर किसी भी बैंक में, मान लीजिए कि आपका एक बैंक है एसबीआई,
और एक है 2 3, एक इंसान है जिसका एक बैंक में 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट एसबीआई के अंदर। ये ए पर्सन है। एक पर्सन बी है जिसका एक बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, एक एक्सिस बैंक में अकाउंट है और एक पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। तो इस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का जो मेन फंक्शन है वो ये है, इन केस अगर एसबीआई बैंक काम करना बंद कर देती है, बैंकरप्सी हो जाता है या फिर कगार पे है कि बैंकरप्ट हो जाए, या फिर आरबीआई ने कुछ रेगुलेशन लगा दिया है, स्ट्रिक्ट लगा दिया है कि चूंकि एसबीआई अच्छी फंक्शनिंग नहीं कर रही है, हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप पैसा मत निकालिएगा। इस केस में भी सिर्फ एसबीआई नहीं, ये कोई भी बैंक, उस केस में ऐसा इंसान जिसके एसबीआई में कुछ पैसे थे, उसमें उसको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। मतलब अगर उसके 7 लाख है, 8 लाख है, 6 लाख है, 5.5 लाख है, तो उसको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यानी कि एक बैंक के अंदर टोटली आपको कितना कवरेज मिल सकता है, वो 5 लाख ही मिल सकता है। आपका करंट अकाउंट में करोड़ रुपए हो, सेविंग अकाउंट में कितना भी रुपए हो, डजेंट मैटर, हम दोनों मिला के आपको इस एक बैंक के बिहाफ पे 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज देंगे। लेकिन व्हाट इफ एक इंसान जिसके 3 बैंक में अकाउंट है, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, 3 बैंकों में अलग अलग अकाउंट है, तो उस बैंक में उसके बी को फायदा इसलिए होगा क्योंकि इस बैंक से भी इसको 5 लाख का कवरेज मिल सकता है, इससे भी मिलेगा 5 लाख का कवरेज, इससे भी मिलेगा 5 लाख का कवरेज। इन केस ऑफ बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, दिस पर्सन बी विल गेट द 5 लाख कवरेज फ्रॉम ईच बैंक, क्योंकि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है वो हर बैंकों पे आपको कवरेज देगा। ठीक है, ये क्लियर है? ओके। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको ही पता है, लेकिन हाँ, इसमें फॉरेन गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ना ही हम सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं, और ना ही इंटर बैंक डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं। इट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स एंड नॉट एनीवन एल्स, राइट? ओके। और साथ ही साथ मान लीजिए क्या होता है ना कि अगर 90 दिन तक आपका पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर बैंकरप्ट भी नहीं होता है तब भी, और या फिर अच्छा काम नहीं कर रहे तब भी आरबीआई ने मान लो एक इम्पोजिशन लगा दिया कि हाँ आप पैसा नहीं निकाल सकते, तो उस केस में भी आपको ये 5 लाख का कवरेज मिल सकता है, राइट? ओके। नाउ व्हाट इज दिस कोऑपरेटिव बैंक? कोऑपरेटिव बैंक क्या है ना, एक ऐसे बैंक होते हैं जिनके अंदर 2 लोगों की रेगुलेशन होती है, एक आरबीआई और दूसरे गवर्नमेंट। बैंकिंग जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आरबीआई रेगुलेट करती है मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, और जितना भी उनका मतलब अगर कोर फंक्शनिंग बैंकिंग है तो बैंकिंग वाला सेक्शन आरबीआई देखेगी इसी कोऑपरेटिव बैंक का। लेकिन इसके अंदर मैनेजमेंट हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, वो कौन देखता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है, राइट? ओके, चलो ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, वी हैव दिस रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द मनी मार्केट। इसको समझाने से पहले एक इस लाइन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आरबीआई जो है वो ना बैंक और एनबीएफसी को रेगुलेट तो करता है, ये हमें पता है, लेकिन ना 2019 से पहले अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो बैंक के जो बोर्ड होते हैं उसका सुपरसीजन, मतलब उसको अगर हटाना है, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो बस बैंक के केस में ही आरबीआई के पास पावर था, ना कि एनबीएफसी में। लेकिन जुलाई 2019 में हमने बोला कि हमने आरबीआई एक्ट 1994 को अमेंड किया और हमने कहा कि आरबीआई के पास पावर है कि वो सिर्फ बैंक को नहीं बल्कि एनबीएफसीज को भी, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी वो हटा सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो इट कैन सुपरसीड द बैंक ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी, इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ बोथ आरबीआई, सॉरी, बोथ बैंक एंड द एनबीएफसीज, राइट? चलो अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड द मनी मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमने देख ही लिया है, मनी मार्केट हमने देख ही लिया है। इट इज जस्ट अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या है? देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, जहां पे बेसिकली आपके जो रुपी हैं या डॉलर है उनका एक्सचेंज हो रहा है। 1991 तक ऑब्वियसली अगर हम देखें उस फेज में जहां पे भारत में उतना डिमांड था नहीं, भारत में उतना मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं थी, तो वो एक अलग एरा था। तो 1991 तक बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास ना उतना फंड आता नहीं था, या फिर हमारे पास उतना ट्रांजैक्शन हुआ नहीं करता था, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उतनी अच्छी थी नहीं। तो उस केस में इस फॉरेन एक्सचेंज को डील करने के लिए वी हैड दिस फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। अब जब लिबरलाइजेशन हमने लिया तो 1991 के बाद से ही हमने देखा कि हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें ना फॉरेन एक्सचेंज बहुत आने लगे थे।
हमारे पास फॉरेन ट्रेड बढ़ने लगा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आने लगा, हमारे पास फॉरेन जो प्लेयर्स हैं दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया। इंडिया का स्टॉक मार्केट बूम करने लगा। एंड इन दिस सर्कमस्टांस, इन दैट सर्कमस्टांसेस वी फेल्ट द नीड, हमें लगा कि हमें जरूरत तो है। किस चीज की जरूरत है? हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत है जो 1973 में जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया उसको रिप्लेस करके अभी वाली जो सिचुएशन है उसको बेहतर ढंग से टैकल कर सके। एंड यस, देन वी केम अप विद दिस फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करती है। और साथ ही साथ इसका जो प्रोविजंस है ये भी उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। आरबीआई, फिर उसके बाद मनी मार्केट हमने देख ही लिया था और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट हमने देख लिया था। नाउ अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में हम बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या है? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ना हम फॉरेन करेंसी एसेट्स को रखते हैं, हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को रखते हैं, गोल्ड को रखते हैं। क्या है फॉरेन करेंसी? जैसे आपको पता है कि आरबीआई जो है वो देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टोडियन है, ही इज द पेरेंट, वही देखभाल करती है। तो उसके पास जिम्मेदारी है कि अगर आपने जो भी फॉरेन करेंसी फॉरेन एसेट्स रखा है, जैसे मान लो कि इसने बोला कि एफसी है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, या फिर जो गोल्ड है, ये आपने जो भी चीज रखा है, तो वो उसको आपको बस रखना नहीं है, उसको ना इन्वेस्ट भी करते रहना। अब मैं समझाता हूँ डिटेल में क्या है। जैसे मान लो आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा है ना, आरबीआई इज थिंकिंग क्यों ना इस पैसे को हम ऐसे देश की सिक्योरिटी में, उनके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दे जहां से हमें एक अच्छा इंटरेस्ट मिल जाए। तो उसके बिहाफ में गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी वाले एसेट्स में, वो एसेट्स क्या हो सकते हैं? किसी देश की सिक्योरिटी पेपर हो सकती है, बॉन्ड हो सकता है, वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। द मोमेंट आरबीआई इन्वेस्टेड इन दिस, वो उसके लिए एसेट हो गया। लेकिन वो एसेट्स किस फॉर्म में? क्या रुपये की फॉर्म में? नहीं, वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में। दिस इज नोन एज फॉरेन करेंसी एसेट, पहला। दूसरा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जैसे मान लीजिए आपने एक नाम सुना होगा संस्था का, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या होता है? जैसे मान लो कि एक पूल बनाया है आईएमएफ ने कि इसमें हमें 100 रुपये चाहिए, और 100 रुपये जो है अमेरिका उसमें 20 रुपये देता है, चाइना उसमें 15 रुपये दे रहा है, भारत उसमें 7.5 रुपये दे रहा है, और सब मिलके इतना इतना रुपये कुछ कुछ दे रहे हैं। मतलब एक पूल बनाया गया है जहां पे बहुत सारे कंट्रीज मिलके अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इस आईएमएफ ने बोला, आरबीआई अमेरिका को बोला, भाई तुम 20 रुपये देते हो ना, तुम सबसे ज्यादा मुझे पैसा दे रहे हो, तो मैं ना आपको जो लोन दूंगा अगर सबसे ज्यादा दूंगा, यानी कि बेस्ड ऑन योर कंट्रीब्यूशन आई विल गिव यू द लोन। तो जैसे मान लो कि आपने 20 रुपये जमा किया, आपने जैसे पैसा जमा किया आपको एक पेपर मिल जाएगा। क्या पेपर मिलेगा? पेपर में एक लिखा होगा चीज कि यू हैव द राइट टू ड्रॉ लोन। क्या है? बेस्ड ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको हम एक पेपर इशू करेंगे जिसमें आपको वो लिखा होगा कि इस पेपर ये आपको बताता है कि आपके पास राइट है ड्रॉ करने का लोन। ये एक स्पेशल राइट है, इसी बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आपके पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, निकालने का राइट्स है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर भारत के पास भी वो पेपर मिल गया तो भारत इन केस, इंडिया को इन केस अगर लोन चाहिए तो वो एसेट्स है ना उसको बेच सकता है। आईएमएफ को बोलेगा ये लीजिए अपना पेपर, ये लीजिए अपनी स्पेशल ड्राइंग राइट्स और मुझे दीजिए मुझे पैसे। तो ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी आरबीआई के पास क्या है? वो एक एसेट ही है, ठीक है। और गोल्ड तो आप जानते हो वो एसेट्स ही है, अगर वो चाहे तो बेच सकती है। अब आरबीआई एक्ट 934 ये बोलता है आरबीआई को कि आप ना इन सारी चीजों को, रिजर्व्स को, मतलब इंस्ट्रूमेंट को ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो मैंने बता भी दिया, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आरबीआई जो है वो अपने फॉरेन रिजर्व्स को मैनेजमेंट करती है। अब मैनेज क्यों करती है? उसको भी रिटर्न चाहिए, उनको भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। खैर, उसके बाद आता है कि आरबीआई जो है ना वो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट देखेंगे बाद में क्या होता है। ये बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट रिसीव करती है और पेमेंट करती है बहुत सारे डिपार्टमेंट के बिहाफ में, ठीक है। ओके, चलो, बहुत सारे बैंकों को ये है ना कि एजेंट बना के बेचती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो लोन देता है 2 लाख रुपए तक का, वो बैंक नहीं है, वो एजेंट के तौर पे काम करता है, वो एसबीआई की एजेंट के तौर पे काम करता है। तो अल्टीमेटली वो एजेंसी है, इट इज जस्ट डूइंग द फंक्शन ऑफ द बैंक
एक्सटेंडेड बाय देम, असाइंड बाय देम। तो कभी कभी आरबीआई अपने काम को ना किसी और बैंक को असाइन कर दी है एज एन एजेंट बैंक के तौर पे, राइट। ओके, साथ ही साथ आरबीआई क्या करती है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टेंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द फंड जो कि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि यहाँ पे पैसा आता है ना। फिर वहां से क्या पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, कभी कभी क्या होता है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है उनका साइन चाहिए रहता है, प्रेसिडेंट के मतलब विल पे कुछ अकाउंट काम करते हैं। तो वो दीज ऑल आर थिंग जो कि आपको पॉलिटी में पढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव दिस आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये क्या है यार, देखिए ये आपने पढ़ा होगा कैश मैनेजमेंट बिल, याद है वो लास्ट क्लासेस में, कैश मैनेजमेंट बिल वो क्या था, एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी जो कि ट्रेडेबल थी, मतलब आप उसको खरीद के किसी और को बेच सकते थे। और जिसका मेन मकसद क्या था, जो मिसमैच हो रहा है आपका लोन वाले में, तो उसको अरेंज करना था। मान लो कि अगर आपके खर्चे ज्यादा हो गए और आपका रेवेन्यू कम था, तो जो खर्चा ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम है, और आपको ये जो एक्स्ट्रा खर्चा करना था उसके लिए आपको जो लोन लेना पड़ा था, उस लोन को लेने के लिए आपने एक बिल साइन, मतलब एक आपने पेपर लॉन्च किया जिसको हमने कैश मैनेजमेंट बिल बोला था। ये एक टेम्परेरी मिसमैच के लिए ही किया गया था, लेकिन ये ट्रेडेबल था। इंपॉर्टेंट क्या, ये ट्रेडेबल था। ठीक उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट की टेम्परेरी मिसमैच होती है, तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमने एक और नया तरीका निकाला, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। एक टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट को दी जाती है आरबीआई के द्वारा। अब इसका मेन मकसद क्या है कि ये ना, मतलब आपके टेम्परेरी मिसमैच को मैनेज करने के लिए, आपके फिजिकल डिफिसिट को मैनेज करने के लिए नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे टेम्परेरी मिसमैच के लिए है और फिजिकल डिफिसिट के लिए नहीं है। जैसे अब फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट मान लीजिए सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल जो रेवेन्यू होता है, और उसमें भी अगर आप बोरोइंग को हटा दो, ये फिजिकल डिफिसिट होता है, ठीक है। कि सरकार ने एक्सपेंडिचर इतना कर दिया, रेवेन्यू कम था, और साथ ही साथ जैसे मान लो कि सरकार का एक्सपेंडिचर हो गया 17 लाख, रेवेन्यू हो गया 13 लाख, तो इसको जो 4 लाख है, 4 लाख तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा फंड करने के लिए। अब 4 लाख है, ये क्या है, बोरोविंग है। तो फिजिकल डेफिसिट कई बार कहा जाता है कि ये टोटल बोरोविंग ही है, राइट। तो ये बोरोविंग, इसको मैनेज करने के लिए आप इस वेज एंड मीन्स एडवांसेस को यूज नहीं करोगे, ये कहीं और पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये नॉन ट्रेडेबल है, ये फिजिकल डेफिसिट को फंड करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जो रेट होता है कि किस रेट पे आप इसको चार्ज करोगे, ये रेपो रेट है। मतलब आप लोन दे रहे हो तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे वो रेपो रेट कहलाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, साथ ही साथ जो आरबीआई है वो पब्लिक डेब्ट को मैनेज करता है। हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि पब्लिक डेब्ट होता है कि आरबीआई की बस फंक्शनिंग को देख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है वी हैव कि आरबीआई बैंकर टू बैंक है। अब बैंकर टू बैंक का मतलब क्या है, बैंक को बचाएगा। जैसे आप बैंकों के पास जाते हैं, अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक कहाँ जाएंगे, बैंक आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई के पास जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, वो करंट अकाउंट हो गया या सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। साथ ही साथ आरबीआई जो है वो एक कॉमन बैंकर है डिफरेंट बैंक्स के लिए। अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है, मान लो कि एक बैंक है ए एसबीआई, एक बैंक है बी बीओआई, और इन दोनों के बीच में ट्रांसफर करना है फंड का, इसको भी कौन करता है, इंश्योर करता है, ये करता है आपका आरबीआई करता है। अगर मान लो एक बैंक है एसबीआई, उसके पास पैसे नहीं बचे हैं और बैंकरप्ट होने वाला है, उस केस में भी अगर उसको लोन चाहिए और कोई दे नहीं रहा है, आरबीआई के पास जाएगा, एक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है। तो मतलब बैंकों की बहुत सारी हेल्प करता है वो। अगर बैंक कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब होता है वो बैंकरप्ट नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, यानी कि उसके पास अभी टेम्परेरी बेसिस पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, उस केस में आरबीआई आता है और बैंकों को रेस्क्यू करता है। तो आरबीआई एक अच्छी चीज है, आरबीआई बैंकर टू बैंक्स है। अगर किसी ने इंस्टीट्यूशन के पास सारे रिसोर्स एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, तभी आरबीआई आपको इमरजेंसी लिक्विडिटी, मतलब मान लो कि आपने बोला कि हम आरबीआई तो लास्ट रिजॉर्ट है, तो वो लास्ट ही रिजॉर्ट आने दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कभी भी पैसों की कमी हो रही है एंड यू आर गोइंग टू आरबीआई, नहीं। until and unless you have exhausted all the resources, आप उसके पास नहीं जा सकते। तो पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, until and unless exhausted, you have exhausted all the resources, आप तब तक काम नहीं कर सकते। बैंक रन क्या है, एक ना बैंक रन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे मान लीजिए पूरा जो बैंकिंग आर्किटेक्चर है, बैंकिंग एक सिस्टम है ना, वो ट्रस्ट पे बना हुआ है कि हमें लगता है कि वहां पे मेरे पैसा सेफ है। द मोमेंट ये ट्रस्ट ब्रेक होगा ना, पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जैसे आपको यस बैंक वाली कहानी याद है, अगर ये न्यूज भी फैला दी जाए कि आपका पैसा जो है बैंक में सेफ नहीं है, आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट रनिंग टू द बैंक एंड यू विल आस्क देम टू
लाइक देम टू लाइक गिव यू मनी बैक। उस केस में अगर सारे लोग ऐसा करने लगे तो बैंक के पास उतना पैसा रहेगा ही नहीं कि ये सारे लोग की डिमांड फुलफिल कर पाए, और वहां पे बैंक जो है वो आउट ऑफ कैश हो जाएगा, आउट ऑफ मनी हो जाएगा, एंड दैट सिचुएशन विल बी नोन एज, क्योंकि आप सभी लोग बैंक के पास रन कर रहे हो, अब बैंक आउट ऑफ कैश हो गया, दिस इज नोन एज बैंक रन, है ना। तो इस चीज को टैकल करने के लिए भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप मतलब चीजें अच्छे से करो और उनका मतलब प्रोटेक्शन करो एंड ऑल करो, ठीक है। ओके, अब आता है कि बैंक जो है वो करेंसी इशू करता है, वो हमने भी देख लिया कि बैंक जो होता है बहुत सारे पेमेंट करता है, करेंसी करता है। नेक्स्ट, ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब बैंक जो है, आरबीआई का हम बात कर रहे हैं, वो ना भारत में पूरा पेमेंट सिस्टम को देखता है। अब पेमेंट सिस्टम मतलब सिस्टम जैसे आपने यूपीआई यूज करा है, आपने क्रेडिट कार्ड यूज करना है, ये सिस्टम एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पेमेंट को करने के लिए। इस चीज को भी कौन देखते हैं? आरबीआई देखता है। अब आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल रहा है भारत में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, पेमेंट आर्किटेक्चर को बिल्ड करने में, एक सिक्योर, एक अफोर्डेबल, एक्सेसिबल ये चीजें करने में। आज आप पेटीएम से आराम से कर लेते हो चीजें, वो सेफ है। आज आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, आपको साउंड लगता है, वो आपको एफिशिएंट लगता है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ता है। नहीं तो पहले अगर आपको कैश निकालना है तो यू नीडेड टू गो टू द बैंक एंड टू गेट द मनी आउट ऑफ दैट, तो आपको निकालना पड़ता था। लेकिन आज चीजें ईजी हो गई हैं। इसको करने के लिए ना बार बार बहुत सारे एफर्ट्स लिए जाते हैं। जैसे 2007 में हमने एक कानून बनाया, पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट। साथ ही साथ मतलब ये एक्ट यही बेसिकली कहता है कि आरबीआई के अलावा कोई भी इंसान भारत में आपका कोई पेमेंट सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकता। अगर करना भी है तो वो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत चीजें हुई हैं। यूपीआई हैज बीन अ गेम चेंजर। टेक्नोलॉजी हमने बहुत काम किया है, हमने पेमेंट सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिफाइड किया है, हमने उसको बहुत ग्लोबल लेवल पे लेके गए हैं। तो यस, आरबीआई ने बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता था। उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए, बहुत सारी कंपनीज बनाई, बहुत सारे स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए। स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है एसपीवी। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है वैसी कंपनी जिसका मेन मकसद ही है कि उसे बनाया गया है किसी एक काम को करने के लिए। जैसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसका मेन काम था क्या? भारत में पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का, राइट। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ने भारत में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, उसको और मेन स्ट्रीम करने के लिए चीजें अच्छी की हैं। जैसे उसने बहुत सारे कॉर्पोरेशन बनाए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रिटेल पेमेंट के लिए हमारे पास नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। कार्ड पेमेंट के लिए हमारे पास मास्टर कार्ड है, वीजा है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए अमेजोन पे है। क्रॉस बॉर्डर पे के लिए अभी यूएई एक्सचेंज सेंटर है। इस पर तो अभी भी और काम चलना है, अभी भी काम करना है कि कैसे हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन और इजीली कर पाए विदाउट लीगल हर्डल्स, विदाउट जो भी बैकलॉग्स है या फिर जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उसको टैकल करके हम कैसे यहाँ पे चीजें कर पाए, है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, एनपीओ भी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी भी है। अब इसका मेन मकसद क्या था कि हम जैसे ना भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, हम एक पेमेंट सिस्टम बनाए जहाँ पे आपने बोलना, आपको पता हो कि जब आप बैंक में पैसा ट्रांसफर करने आते थे, बड़े बड़े अमाउंट आरटीजी सब करते थे, है ना। तो वो सब क्या है, ये सब कौन करता था? ये सब बनाया किसने? इसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया, ठीक है। फिर आपने देखा होगा यूपीआई भी इसने बनाया। आपने आधार इनेबल्ड पेटीएम सिस्टम देखा, ये सब रुपए कार्ड हो गया, आपके जो एटीएम्स होते हैं वो सब इसी ने बनाया है, आपके फास्टैग भी इसी ने बनाया है। तो यस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रहा भारत में एनपीसीआई के फाउंडेशन को रखने की। एंड उसके बाद से इंडिया हैज बीन ऑन द लाइक अपर गेम, इंडिया हैज बीन रनिंग द गेम, इंडिया इज ऑन द इन द राइट डायरेक्शन, आई विल से। तो नॉट फॉर द प्रॉफिट कंपनी जो है ये, जहाँ पे 51% से एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओन करती है, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको ये पता है कि आरबीआई का बहुत बड़ा रोल डेवलपमेंट में है। जैसे आरबीआई ना बहुत सारी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करती है। अब यहाँ तक ठीक है, यहाँ से हमको लगता है कि ये और डिटेल में करना चाहिए। तो वी विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लासेस। टिल देन आई थिंक कि आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई प्लीज़ लाइक कमेंट मी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो आप करते हो, कमेंट करते हो, वहाँ कर दीजिए। एंड कोई भी दिक्कत है प्लीज़ feel free to ask me in the comment section, and I'm going, and I'll wish that I will help you out to the efficient, to the extreme, right? Thank you so much. This is Nikhil Dubey signing off.